तो पिछली क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन चालू कर दी थी, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी देख लिए थे हमने। उसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव कर लिया था, जो कि हमारा कितना आया था, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, जो हमारा कैपिटल वाले उसमें आया था। ठीक है, कैपिटल डिनोशन में, स्मॉल डिनोशन में भी उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने देख लिया था ए नॉट को ए लिख सकते हैं, ए टी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो उस तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू के टी आ जाएगा। ठीक है, ये भी आ गया था। फिर हमने टी हाफ टी थ्री बाई फोर, एक जनरल टी अल्फा, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम कैसे कोई भी टी अल्फा निकाल सकते हैं, उसका हमने जनरल मेथड देख लिया था। हम क्या, ए टी को लिख देंगे ए नॉट वन माइनस अल्फा, और उसको उस ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट कर देंगे। जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव कर लेंगे अभी, उसके बाद हम उसको कोई भी टी अल्फा निकाल लेंगे। और हमने एक और बात देखी थी कि अगर हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, जीरो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन वन से कम हो, वन ना हो, तो इन सभी रिएक्शन का क्या होता है ऑर्डर। अगर ऐसी कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन है जो जीरो है या उससे ज़्यादा है लेकिन वन से छोटी है, तो यानी कि उसका कंप्लीशन टाइम होता है फाइनाइट, यानी कि वो फाइनाइट कंप्लीशन टाइम में कंप्लीट हो जाती है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर या उससे कोई बड़ी ऑर्डर की रिएक्शन हो अप टू इनफाइनाइट, तो उन सबका कंप्लीशन टाइम होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब शुरू करते हैं ग्राफ्स। ठीक है, तो ग्राफ्स हमें हर ऑर्डर में आएंगे। हमें एक बेसिक समझना है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। रटना कोई भी ग्राफ नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो उनमें से ही कोई आए। आने की प्रोबेबिलिटी इनमें से ज़्यादा है, लेकिन एग्जामिनर अपने को किसी भी दो प्रॉपर्टी के बीच में ग्राफ बनाने को या दे सकता है। बोर्ड्स में बनाने को आ सकता है, उसमें ऑप्शन में आ सकता है, नीट जेई में। ठीक है, तो क्या करना है, जिन भी दो प्रॉपर्टी के बीच में ग्राफ दिया हो या ग्राफ पूछा हो, बेसिकली जिन भी दो प्रॉपर्टी के बीच में हमें ग्राफ अगर पूछा है, तो हम क्या कर लेंगे, उसका रिलेशन बनाना आना चाहिए उन दो प्रॉपर्टी का। और फिर उन दोनों के प्रॉपर्टी का जब रिलेशन बनाना आ गया, तो बेसिक ग्राफ की नॉलेज अपने को है तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रैक्टिस ही करते हैं, तो प्रैक्टिस ही है एक तरीके से। तो सबसे पहला लेते हैं हम, जीरो ऑर्डर के लिए ही करेंगे अभी, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब रिएक्टेंट, वो तो हम जनरल मानते ही चल रहे हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रेट के बीच में अगर हमें ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहले क्या, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालो। अब रिलेशन मैंने अलग अलग लिखवा दिए थे। रिलेशन हमने डिफरेंशियल रेट लॉ भी पता है हमें, हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी पता है हमें, और उसके भी दोनों हमें पता है कि कैपिटल वाले में और स्मॉल वाले में। तो उस तरीके से हम अब कौन सा कहाँ लगाना है, ये अपने को समय के साथ आएगा, एक्सपीरियंस के साथ। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आइडिया लगेगा। तो अब रेट और कंसंट्रेशन के बीच में अगर निकालना है, तो रेट और कंसंट्रेशन का हमें एक्सप्रेशन पता है, डिफरेंशियल रेट लॉ से ही आता है। तो हमें पता है क्या होता है, रेट होता है रेट कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई में क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसकी पावर भी हमें पता है, जीरो ऑर्डर है तो जीरो ही होगी। ठीक है, अब इतना अगर हमें पता लग गया तो हमें तो बहुत चीज़ पता लग गई। हमें क्या पता लग गई, अच्छा, अगर हमसे कह रहा है कि रेट और इसके बीच में ग्राफ बनाना है, रेट वर्सेस ए, यानी कि जो पहले है वो किस एक्सिस पे लेना है, वो लेना है वाई एक्सिस पे, और जो बाद में है वो लेना है एक्स एक्सिस पे। ऐसा जनरल होता है अगर आपको कुछ नहीं दिया। बाकी ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन से आप एक आइडिया लगा सकते हो, लेकिन एक जनरल मतलब है कि रेट कम, जो भी चीज़ पहले दी हो वो वाई एक्सिस पे प्लॉट करनी है, और जो भी चीज़ बाद में दी हो वो चीज़ एक्स एक्सिस पे प्लॉट करनी है। ठीक है, तो अब आप इसको कंपेयर करो। अगर रेट रेट आपका वाई एक्सिस पे है, तो आप इसको क्या लिख लोगे, इसको वाई लिख सकते हो। ठीक है, और ए की पार जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, कुछ वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का है, सॉरी, वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का भी नहीं है, के तो ये तो हमारा कांस्टेंट है ना। तो बेसिकली ये किस टाइप का, वाई इक्वल टू के टाइप का है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू तो वन हो जाएगी, एक्स की वैल्यू तो वन हो जाएगी हमारी। एक्स की वैल्यू वन क्यों होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन की पावर क्या है, जीरो है, और समथिंग रेस्ट की पावर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। तो के इंटू वन हो जाएगा सिंपली। तो वाई क्या आ गया हमारा, वाई इक्वल टू के इंटू वन, या सिंपली के लिख लेता हूँ, चलो के इंटू वन लिख लेते हैं, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो यानी कि ये क्या मतलब हो गया कि वाई हमारा क्या आ रहा है, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का है। वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, बना लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है।
वाई एक्सिस पे क्या है हमारा, रेट है अपन का, और एक्स एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये हमारा 0 है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, हमारा रेट क्या है, यानी कि वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का है, तो आपका कैसा बन जाएगा ग्राफ, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, कांस्टेंट रेट है। ठीक है, अब ये तो हमने ग्राफ बना लिया, ये तो एक बेसिक बात हो गई जो तो अपने को आना ही चाहिए। अब ग्राफ बनाने के बाद अपने को ये भी समझ में आना चाहिए कि इस पे रिएक्शन किस तरीके से हम इस पे इसको इस ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो किसी रिएक्शन के लिए हमें ये ग्राफ रीड करना भी आना चाहिए, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, तो शुरू में जब हम रिएक्शन शुरू होती है तो रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होती है, कम होती है, तो यानी कि ग्राफ कहाँ से रीड होगा, राइट टू लेफ्ट रीड होगा। पहले तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ए क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, और ये समय के साथ कम होगी, तो राइट से लेफ्ट रीड होगा। और ग्राफ शुरू कहाँ से होगा, ग्राफ शुरू होगा जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, वहां से ग्राफ शुरू होगा। रिएक्टेंट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी, कैपिटल वाले टर्म में बात करें तो ए नॉट होगी। ठीक है, और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारी रिएक्शन खत्म हो जाएगी। यही बात है, समझ में आ रही है। ठीक है, तो सब किसी भी ग्राफ बनाने के लिए, किसी भी ऑर्डर के लिए आपको जब जनरल कोई भी ग्राफ बनाना है, जिन भी दो प्रॉपर्टी के बीच में, उन दो प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन निकालो, उसे y इक्वल टू वाई और एक्स के बीच में, उन्हें y और x के टर्म्स में रखो। पहले वाला जो होता है y एक्सिस पे करते हैं, दूसरे वाला जो करते हैं वो x एक्सिस पे करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया, और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट की कैसे बनती है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनती है, तो हमने उस तरीके से बना लिया, फिर हमने इसको रीड करना देख लिया। ठीक है, क्लियर हो गया, बताओ जल्दी रिस्पॉन्स फटाफट, जल्दी। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमें करना है, एक और बनाते हैं, ये प्रैक्टिस है बस, ये तो कितने भी कर सकते हो, अंत नहीं है इसका कोई। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, अब इसमें कौन सा हम बनाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए की बात कर रहा है, तो अच्छा, पहली बात तो एक कॉमन डाउट जो आ जाता है, जो कि आना नहीं चाहिए, पहली बात तो कंसंट्रेशन ऑफ ए किसकी बात कर रहा है, ए नॉट की बात कर रहा है कि एटी की बात कर रहा है। ऑब्वियसली एटी की बात कर रहा है, क्योंकि ए नॉट तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो तो कांस्टेंट ही है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का थोड़ी पूछेगा टाइम के साथ। इतना तो समझ में आना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की बात कर रहा है, तो क्या समय के साथ जो कि घट रही है, तो हमारा कौन सा एटी की बात कर रहा है, और एटी की बात कर रहा है तो हम डिफरेंशियल रेट लॉ से तो हम निकाल नहीं सकते एटी, तो हम किसके निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो कि हमने निकाला था इसके लिए, ए नॉट माइनस एटी इक्वल टू के टी। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो है एटी जो है वो पहले है, यानी कि ये आएगा हमारा वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा, और टाइम जो कि बाद में दिया हुआ है तो वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा, नाम है पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लो। ठीक है, रीअरेंज कर लोगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, कुछ ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा ये। ठीक है, और ए टी को हम क्या लिख सकते हैं, ए टी को हम लिख सकते हैं वाई, ए टी को लिख सकते हैं वाई, और ए नॉट क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन तो जो एक बार ले ली वही ले ली, 2 मोलर ली तो 2 मोलर, 10 मोलर ली तो 10 मोलर, यानी कि कांस्टेंट होगी, और माइनस में क्या, एम एक्स, तो यानी कि कुछ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है, यानी कि कितना तो पता लग गया कि ये स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे हम क्या चीज़ बता सकते हैं, यहाँ पे हम ये चीज़ बता सकते हैं कि जो हमारा स्लोप है यानी कि m है वो कितना है, इसके बराबर है, माइनस के बराबर है। और जो हमारा इंटरसेप्ट है, इतना तो बेसिक नॉलेज सबको है ही, 11th पास सब है, इंटरसेप्ट है वो कितना है, इंटरसेप्ट यानी कि c कितना हो गया, प्लस ए नॉट, ये सिंपली ए नॉट, प्लस मतलब है वही है ए नॉट ही। ठीक है, अब पहले मुझे बताओ ए नॉट क्या है, ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, अब
ये क्या है, के इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, रेट कांस्टेंट भी हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके पीछे नेगेटिव लगा हुआ है, तो यानी कि अगर के पॉजिटिव है और इसके साथ नेगेटिव लगा हुआ है तो ये ओवरऑल क्या हो गया, माइनस के नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो हो गया। ठीक है, तो ये आपने एनालिसिस कर ली। अब क्या बनाओगे, अब ग्राफ बना दो। ग्राफ बना दो, फिर उसको रीड करना देख लो, काम खत्म। यही दो चीज़ करनी है, ग्राफ बनाना है, रीड करना है, और पहले एनालिसिस करनी है। ये हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या लें, वाई एक्सिस पे क्या लें। वाई एक्सिस पे लेना अपने को कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, टाइम लेना है। ठीक है, और किस तरीके का आया, स्लोप कैसा है, स्लोप है नेगेटिव और इंटरसेप्ट है पॉजिटिव। इंटरसेप्ट है पॉजिटिव मतलब कहाँ से शुरू होगा, मतलब ऊपर से शुरू होगा। ठीक है, अबव एक्स एक्सिस शुरू होगा। अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव होता तो नीचे आता। ठीक है, इतनी बात तो अपने को समझ में आती है। ठीक है, और नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाहर क्यों नहीं जाएगा, यानी कि हमारे खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों बना है ग्राफ, इधर क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर इधर जाएगा तो इधर तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा ना, और टाइम नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। हमारे मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स के हिसाब से तो इधर भी जा सकता है ग्राफ, लेकिन इधर गया क्यों नहीं, क्योंकि हमारे एक्स एक्सिस पे देखो तो क्या चीज है, टाइम है, और वाई एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन है। तो ये ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन सकता है, क्योंकि कंसंट्रेशन भी हमेशा पॉजिटिव होगी और टाइम भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उस बात का भी ध्यान रखो। ठीक है, मैथ्स के हिसाब से ग्राफ आगे भी जा सकता था, लेकिन नहीं गया, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस पे क्या माना है भाई, उसको भी तो थोड़ी इज्जत दे दो। ठीक है, अब इस ग्राफ को रीड करना। ठीक है, तो यानी कि ये क्या था हमारा, ये था, यहाँ पे जीरो जीरो था, यानी कि यहाँ पे क्या था हमारा, टी इक्वल टू जीरो था, तो टी इक्वल टू जीरो पे जो एक ही कंसेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, ए नॉट होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया, ए नॉट हो गया। ठीक है, ये नॉट हो गया, और समय के साथ एक ही कंसेंट्रेशन क्या घट रही है, घट रही है, तो इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड इधर से करेंगे। ठीक है, और समय के साथ घट रही है, तो और जब हमारा एक ही कंसंट्रेशन कितनी हो गई, एक ही कंसंट्रेशन जीरो हो गई, यानी कि रिएक्शन पूरी खत्म हो गई, यानी कि रिएक्शन पूरी खत्म हो गई, तो जब रिएक्शन पूरी खत्म हो गई तो उस टाइम को क्या बोलेंगे, क्या टी 100% बोलेंगे। उसका टाइम भी निकलवाया था, कितना आया था, ए नॉट बाई के आया था, आया था ए नॉट बाई के। ठीक है, तो ए नॉट बाई के है टाइम। ठीक है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन फाइनाइट कंप्लीशन टाइम में कंप्लीट होती है, ग्राफ से भी हमें पता लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है, और कितना हो जाएगा ये थीटा कितना होगा। स्लोप क्या होता है, एम होता है, एम इक्वल टू माइनस के है, और स्लोप को क्या लिखते हैं हम, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू माइनस के, तो थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स माइनस के हो गया। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात, इतनी बात समझ में आई, पहले तो बताओ जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक, तो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ है, इसमें एक ही कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या समय के साथ घट रही है, इतनी तो ठीक है, लेकिन ये लीनियरली घट रही है, यानी कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ रिएक्टेंट की लीनियरली घट रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली घट रही है। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, कई बार आपको लिखे के नहीं देगा वो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ऐसे लिख देगा कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का सपोज कोई नाम है, और तो उसमें लिख देगा इट इज डिक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम। तो अगर लीनियरली घट रही है तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इस बात को चाहो तो लिख लो। ठीक है, इस तरीके से कई बार क्वेश्चन में दे देगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट समय के साथ लीनियरली घट रही है,
तो उसको खुद इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बता दिया ग्राफ आप इस तरीके से बना सकते हो, और भी ग्राफ बन सकते हैं, मैंने इतने बता दिए, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस जो प्रॉपर्टी के बीच में ग्राफ बनाने को बोला उसमें रिलेशन निकाल लो, और रिलेशन निकालने के लिए आपको ऑलरेडी जो फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यही सब फॉर्मूले यही लगने वाले हैं, और कुछ नई चीज़ कुछ नहीं लगेगी, उन्हीं का उपयोग करते हुए आपको निकालना है, ठीक। चलो फिर, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को हमने अच्छे से ढंग से डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैंने पहले ही बताया था कि 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो किस पे आते हैं, या तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे आते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें भी जो 50 से 60% क्वेश्चन है, यानी कि इस चैप्टर के अगर मैं बोलूँ 50 से 60% क्वेश्चन पूरे इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, वो किस पे बनते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे बनते हैं, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव डिके हैं, वो भी किस पे बेस्ड हैं, वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। रेडियो एक्टिव डिके भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी वाला जो सेगमेंट है वो भी किस से सॉल्व होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से ही सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले तो इतनी बात समझ आई कि इंपॉर्टेंट काफी है, ठीक है। अब दूसरी बात, क्या करा, जैसे हमने जीरो ऑर्डर में करा बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव कर लेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव कर लेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, हम रिएक्शन कौन सी मानेंगे अभी, जिसमें एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। अभी तक हम यही मान रहे हैं, यही बेसिक है अपना। आगे बता दूंगा मैं कि हम कोई भी रिएक्शन कैसे करें, लेकिन अभी तो हम यही मान के चल रहे हैं, फर्स्ट जीरो ऑर्डर में भी हमने ऐसे ही माना, ठीक है। तो इसके लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव कर लेते हैं। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव करने के लिए हमने जीरो ऑर्डर में याद है क्या करा था, सबसे पहले हमने लिखा था रेट लॉ, रेट लॉ लिखा था, और उसके बाद क्या करा था, फिर हमने लिमिट लगाकर क्या करा था, रेट लॉ लिखा था। कौन सा वाला रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा था, क्योंकि रेट और कंसंट्रेशन के टर्म में था, फिर लिमिट लगा के इंटीग्रेट करा था। तो वैसे ही अब करेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिख सकते हैं सब। पहली बात, अगर ये रिएक्शन ऐसे बोल दी और हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर 1 ही है, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसका, अब पहली बात, इसका रेट कितना हो जाएगा, रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ, यानी कि रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, इसका पार्शियल ऑर्डर एक ही रिएक्टेंट है तो पार्शियल ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर एक ही बात है, पहले हो चुकी है बात। तो हम यानी कि कैसे क्या कह सकते हैं कि जो रेट है किसके प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। पावर में कुछ ना लिखूं मतलब पावर 1 ही है, ठीक है। तो ये बात हमारी आ गई। यहाँ पे रेट कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है बात, जीरो ऑर्डर के लिए था बस, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें आगे, तो इसे ए के टर्म्स में लिख लें तो क्या हो जाएगा, ये रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ में जो रेट था ये क्या था, इंस्टेंटेनियस रेट था, तो डी आएगा, तो माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ए की कंसेंट्रेशन, यानी कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, एक तरफ ए वाली टर्म्स ले आए और एक तरफ टी वाली टर्म्स ले आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ए इंटू डी ए, और एक तरफ क्या हो जाएगा, के डी टी, ठीक है। अब लिमिट लगाएं, लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट हम 2 टाइम के लगाएंगे, एक तो टी इक्वल टू 0 से, और एक कोई भी टाइम टी पे, टी इक्वल टू टी तक, ऐसी लगाई थी हमने पहले भी, ए नॉट और ए टी जब लिखा था, सबसे पहले जब शुरुआत में यही तो करा था। तो टी इक्वल टू 0 पे ए की कंसेंट्रेशन कितनी थी, इनिशियल कंसेंट्रेशन, जो कि हम ए नॉट मानते हैं, और टी टाइम पे कोई भी क्या मानते हैं, ए टी मानते हैं। कैपिटल वाले में हम निकालते हैं, फिर उसको स्मॉल वाले डिनोशन में तो कन्वर्ट कर लेंगे, हमें पता है क्या होता है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इतना तो इंटीग्रेशन सबको आता है क्या, वही तो है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एल एन एक्स होता है,
1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x। अच्छे से बात करो तो कितना होता है ln x प्लस c होता है, लेकिन ये तो डेफिनेटिव इंटीग्रेशन है तो यहाँ तो c लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ln x ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1/a d है, तो इसको क्या इंटीग्रेट करके क्या आएगा ln a आएगा, यानी कि ln बेसिकली कंसेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ln कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी लिमिट क्या है, अपर लिमिट है 80 और लोअर लिमिट है a0, यही है। अच्छा, अब क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो मैं लिमिट बदल दूं। ठीक है, अगर नेगेटिव का साइन है तो मैं लिमिट बदल दूं, a0 ऊपर ले आऊं, 80 नीचे लिख दूं। ठीक है, वही तो बात है, अगर आप इसको पहले या तो सॉल्व कर लो, फिर आप फिर नेगेटिव हटा लो, वो एक ही बात है, इतना तो कर लोगे आप। ठीक है, ये चीज़ तो मैं बताने वाली भी नहीं है। ठीक है, के अब dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अपर लिमिट क्या है t और लोअर लिमिट क्या है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ln ln a0 माइनस ln at इक्वल टू के t माइनस 0, यानी कि t। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप ln, इसको आप लिख सकते हो। इतना आपको लॉग वाला कन्वर्जन आना चाहिए। अगर नेगेटिव में है तो इसको क्या लिख सकते हो, डिवाइड में लिख सकते हो ln a0/80 ln a0/80 इक्वल टू kt। क्या आ गया है बताओ, ये आ गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ln a0/80 इक्वल टू kt। तो ये आपको याद होना चाहिए एकदम ढंग से। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ये दोनों तो बेयर मिनिमम नीट वालों को ध्यान होने चाहिए एकदम, और जेई वालों को इसके आगे भी जो मैं बताऊंगा वो भी ध्यान होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इतने तो बेयर मिनिमम सबको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या और टर्म्स में लिख सकते हैं, ये तो हमने लिखा है ln/80 इक्वल टू ln a0/80 इक्वल टू के टी, हमने किस में निकाला, कैपिटल डिनोशन में निकाला। कैसे, स्मॉल डिनोशन में भी निकाल सकते हैं। a0 को क्या लिख दें a और 80 को लिख दें a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ln a/a माइनस एक्स। अब तो कन्वर्जन है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो बस कन्वर्जन करना है आपको। ये हो गया दूसरा, लिखते रहो। ये ऊपर वाली नीचे वाली एक ही चीज हुई कि अलग अलग चीज हुई, ऑब्वियसली एक ही चीज हुई। ठीक है, ये हो गया। और किस में कन्वर्ट कर सकते हो, अच्छा ये ln क्या होता है, ln पता है लॉग, नेचुरल लॉग होता है, लॉग बेस ही होता है। ठीक है, तो ln को क्या आप लॉग बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें पता है ln x जो होता है, हमें क्या पता है, सिंस ln x इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10x, ये लिख सकते हैं। तो इससे हम इसे लॉग बेस 10 वाले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, और a0/80 तो वैसे ही रहेगा, खाली ये कन्वर्ट ही तो करा हमने, और इक्वल टू के टी। या फिर स्मॉल डिनोशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 a/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। ठीक है, तो इसमें भी हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये लॉग में था, ये नेचुरल लॉग में था, क्या आप इसको एंटी लॉग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एंटी लॉग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको आप क्या लिख दोगे, इसको आप क्या लिख सकते हो ई की पावर के टी इक्वल, यानी कि a0/80 बेसिकली को आप लिख सकते हो ई की पावर के टी।
क्या भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये एंटी लॉग फॉर्म हो गई। तो इसी को अलग, इसी को मैं लिख देता हूँ, इसको इस तरीके से ध्यान से देखना, क्या इसी को लिख रहा हूँ, ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू ई की पावर के टी को क्या लिख रहा हूँ, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, अरे भाई क्या करा, ए टी को इधर ले गया, ई की पावर के टी को इधर ले गया, तो ई की पावर माइनस के टी हो गया, ए नॉट ऐसे ही रह गया। ठीक है, और ए टी आ गया उधर। ठीक है, तो ये हो गया। तो एंटी लॉग फॉर्म में लिख लिया, तो क्या सब फॉर्म में लिख लिया यार। ठीक है, अब मुझे बताओ ये सारी एक ही फॉर्म है कि अलग अलग फॉर्म है? ये सब लिख सकते हो, बोलो जल्दी रिस्पॉन्स फटाफट। एक ही बात है ना सारी। ठीक है, तो मैं तो ये ध्यान रखता हूँ, ये वाली एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू के टी, और इसको फिर अलग अलग फॉर्म में डिराइव कर लेता हूँ। ये देखो, ये फॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वाली और ये तो सिंपल बेसिक ही है, तो तुरंत डिराइव हो जाएंगी। और इतनी तो थोड़ी बहुत हम कर ही सकते हैं कि ये नॉट आपका स्मॉल में होगा तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे इसको इस फॉर्म में। ठीक है, और ये तो आप बेसिक तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। ये वाली आप ध्यान रखो, और इसको इसमें और इसमें तो बहुत आसानी से कर लोगे, और ये आपका क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा, तो इस फॉर्म में भी आपके कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं, अब मेरे लिए आप निकाल दो एक, मेरे लिए मेरी एक मदद कर दो थोड़ी सी, मेरे को टी हाफ निकाल दो इसमें मेरे लिए। टी हाफ को और क्या कर सकते हैं, टी 50% कहते हैं, और क्या कहते हैं, हाफ लाइफ भी बोलते हैं, आधी जिंदगी। तो आधी जिंदगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के निकाल दो, मैं निकाल बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, निकाल दो फटाफट जल्दी। बताओ 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 बताओ। अल्फा कितना हो गया, 50% है तो हाफ हो गया, टी हाफ है तो भी हाफ ही है। ठीक है, फिर आप क्या निकाल लो, अल्फा आपने निकाल लिया, तो ए टी को क्या पुट कर दो, ए नॉट वन माइनस अल्फा, ए नॉट वन माइनस अल्फा पुट कर दोगे, यानी कि 1 - 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए टी, ए नॉट बाई टू हो जाएगा। ठीक है, इसको आप किस में पुट कर दोगे अब, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ कितना है, एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, और ए टी कितना है, ए नॉट बाई टू है। ठीक है, इक्वल टू के टी, यहाँ पे टी कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, तो यहाँ से टी हाफ जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एल एन 2/k। ठीक है, एल एन टू को आप क्या वैल्यू आती है इसकी, 0.693 आती है, तो 0.693/k। ठीक है, लॉग में भी लिख सकते हो ऐसे, 2.303 लॉग बेस 10 2, वो भी लिख दोगे। ठीक है, अपॉन में बेसिकली कितना आ गया है,
बे यार, ठीक है, ये आ गया टी हाफ। और टी हाफ की जगह हमसे कोई भी और भी पूछ देता, कोई और टी अल्फा भी पूछ देता, वो निकाल देते, बिल्कुल निकाल देते इसी तरीके से, टी को ए नॉट वन माइनस अल्फा पुट करके। अच्छा, पहले बताओ क्या टी हाफ कांस्टेंट आया कि नहीं आया? टी हाफ कैसा आया? कांस्टेंट। 0.693 क्या कांस्टेंट नंबर है, या ln2 एक क्या है कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। और नीचे क्या है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, तो हमारा क्या है ये कांस्टेंट आया। और अगर टी हाफ हमारा कांस्टेंट आया तो इसे बात नोट करके लिख लो, ठीक है। तो इसे नोट करके हम क्या लिखेंगे कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जनरली तो लोग यही लिखते हैं कि टी हाफ हमारा क्या आता है? कांस्टेंट आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, लेकिन हम थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एवरी टी अल्फा, कोई भी टी अल्फा निकाल लो, T3/4, T3/2, जितने नंबर आप बोलना चाहो कोई भी, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कितना भी इनिशियल अमाउंट लो रिएक्टेंट का, लेकिन आपका टी अल्फा, कोई भी टी अल्फा निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। देखो इनिशियल रिएक्टेंट का अमाउंट कहीं भी नहीं आ रहा, जो रिएक्टेंट लिया उसका इनिशियल अमाउंट कहीं भी नहीं आ रहा, यहाँ से प्रूव है। लेकिन हर टी अल्फा के लिए कैसे? हर टी अल्फा के लिए कैसे? पहली बात तो ये डाउट आए कभी, तो अपना जनरल भी अगर आप निकालो, आपका अल्फा लिया तो आपने अल्फा लिया तो वहां से एटी कितना है आपका? वहां से एटी आया, ए नॉट वन माइनस अल्फा, यही एटी आया। एक बार ये एटी आ गया तो आप किस में पुट करोगे? के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन एटी, इसी में पुट करोगे, ठीक है। और के टी क्या है यहाँ पे? टी अल्फा हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो एल एन एटी को क्या लिख दोगे? एटी को लिख दोगे ए नॉट वन माइनस अल्फा, ए नॉट वन माइनस अल्फा लिख दिया। तो ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन वाली टर्म थी, ये तो किसी में भी कट जाएगी ना, सब में कटेगी ये तो, खाली टी हाफ में थोड़ी कट रही थी, टी हाफ में भी कट रही थी। लेकिन अगर आप जनरल किसी भी अल्फा के लिए मानोगे, तो कोई भी टी अल्फा निकालोगे, कोई भी अल्फा मान के जनरल निकाल रहे हैं हम, तो तब भी ए नॉट वाला कंपोनेंट तो कट ही रहा है ना, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन वाला तो कट ही रहा है। तो ये वन अपॉन वन माइनस अल्फा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो उसका लॉग भी कैसा होगा? वो भी कांस्टेंट होगा। और के तो है ही कांस्टेंट, तो के फिर से टी अल्फा क्या आएगा? कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट आएगा, जो कि कांस्टेंट है, यानी कि इंडिपेंडेंट है किसके? इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के लिए। आगे समझ में? बोलो जल्दी फटाफट। For a first order reaction, every T alpha is independent of इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, और टी अल्फा निकालने का तरीका बता दिया। लेकिन टी हाफ कितना आया? ln2/k, ये बात याद रखना, ठीक है। अब थोड़ी और बातें करते हैं। सपोज मैं एक रिएक्शन लूँ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। फॉर ए से हमारा सपोज प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट का लेना देना नहीं है, कुछ भी बनता रहे। और ये रिएक्शन ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है। इसका टी हाफ मैं बता रहा हूँ इतना है, कितना? 20 मिनट सपोज, ठीक है। तो अब मैं दो एक्सपेरिमेंट मैंने करे, एक एक्सपेरिमेंट 1, दूसरा एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली 2, ठीक है। तो दो एक्सपेरिमेंट करे, इसमें मैंने इनिशियल जो कंसेंट्रेशन लेते हैं, यानी कि ए नॉट जो लेते हैं, मैंने इसमें ली कितनी? 1 मोलर, और इसमें ली सपोज 0.1 मोलर, ठीक है। पहले बताओ दोनों के लिए टी हाफ तो सेम ही रहेगा, टी हाफ में तो कोई चेंज आएगा नहीं, इनिशियल कंसेंट्रेशन पे तो डिपेंड करता नहीं। और टी हाफ होता क्या है? द टाइम इन विच द 50% ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, मतलब 50% बचता है। 50% कंज्यूम हो गया, यानी कि 50% बच गया, यही तो था। टी अल्फा की डेफिनेशन याद है कि नहीं याद है?
टी अल्फा क्या था? इट इज द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू कंज्यूम अल्फा पार्ट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो टी हाफ क्या होगा? इट इज द टाइम इन विच 50% या हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम। मतलब आधा कंज्यूम हो गया, मतलब आधा बच गया, यानी कि सिंपली आधा हो गया। हाफ का तो ये मतलब है 50% कंज्यूम मतलब 50% बच गया। तो यानी कि दोनों का टाइम लेकिन कैसा है? सेम ही है। टाइम तो दोनों का सेम ही है। तो अगर टाइम दोनों का सेम है तो 20 मिनट में कितना अमाउंट होगा दोनों का? देवी और सज्जनों बताइए कितना अमाउंट होगा 20 मिनट बाद? ठीक है, आधा हो जाएगा, नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, 0.00 नहीं 0.5 मोलर, यहाँ होगा 0.05 मोलर। ठीक है, कितनी देर बाद? 20 मिनट बाद। टी हाफ है। ठीक है, तो 20 मिनट बाद इतना हो गया हमारा, ये भी इतना हो गया। ठीक है, इसका कितना कम हो गया? -0.5 मोलर हो गया, यानी कि इतना लॉस हो गया, यानी कि 50% कम हो गया सिंपली। ऐसे इधर भी 50% कम होगा, 50% तो कम दोनों जगह ही होगा, लेकिन इसका 50% कितना है? 0.05 मोलर। ठीक है, अच्छा याद करो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इन डिफरेंट इक्वल टाइम इंटरवल क्या इक्वल अमाउंट कंज्यूम होता था? याद है? अगर 5 मोल कंज्यूम हो रहे हैं 5 मिनट में, तो अगले 5 मिनट में भी 5 मोल कंज्यूम होंगे। 5 मिनट 5 मोल कंज्यूम हो रहे हैं 5 मिनट में, तो अगले 5 मिनट में भी 5 मोल ही कंज्यूम होंगे, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या इक्वल अमाउंट कंज्यूम हो रहा है? नहीं। देखो पहले एक्सपेरिमेंट में कितना 0.5 मोलर कंज्यूम हुआ, लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में कितना कंज्यूम हुआ? 0.05 मोलर कंज्यूम हुआ। तो यहाँ तो इक्वल अमाउंट कंज्यूम नहीं हो रहा, यहाँ तो यूनिटरी मेथड नहीं लग सकता। प्रूव हो गया पहली बात, तो यूनिटरी मेथड नहीं लग सकता है, बात तो पहले ही बता दी थी मैंने। अच्छा, लेकिन क्या यहाँ पे 50% कंज्यूम हुआ, यानी कि 20 मिनट में अगर हमें निकालना था कि 20 मिनट में कितना कंज्यूम हुआ, तो 20 मिनट में इधर भी 50% कंज्यूम हुआ, इधर भी 50% कंज्यूम हुआ। हाँ, ये बात आई अपने को समझ में। तो यहाँ पे इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिफरेंट टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट कंज्यूम नहीं होते, इक्वल परसेंट कंज्यूम होता है, इक्वल परसेंट कंज्यूम होता है। ठीक है, इस बात को नोट करके लिख लो। वहाँ भी लिखी थी ऐसी बात जीरो ऑर्डर में भी, इन यहाँ भी लिखो फर्स्ट ऑर्डर में, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन डिफरेंट इक्वल टाइम इंटरवल्स, इक्वल परसेंट या फिर इक्वल फ्रैक्शन, एक ही बात है। अरे परसेंट में बोलोगे तो 50%, फ्रैक्शन में बोलोगे तो कितना? आधा हो गया। वही तो बात है, 0.1 मोलर था तो इसका 50% या आधा होना या हाफ। अगर आप 0.1 मोलर का 50% बोलो या 0.1 मोलर का हाफ बोलो, बात तो एक ही है ना। ऐसी 1 मोलर के लिए 1 मोलर का 50% 0.5 मोलर है, और 1 मोलर का हाफ भी 0.5 मोलर है। तो इक्वल परसेंट या इक्वल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कंज्यूम्ड। ये पॉइंट बता दो जल्दी से, क्लियर कि नहीं? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल अमाउंट कंज्यूम होते थे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल परसेंट या इक्वल फ्रैक्शन कंज्यूम होते हैं। वहां यूनिटरी मेथड लगता था, यहाँ नहीं लगेगा। ठीक बा, चलो आगे बढ़ो बा। एक और बात समझानी है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने मानी कि ए नॉट
ठीक है, अब उसको भूल जाओ, वो कुछ नहीं है। ए नॉट मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ली 100, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या इनिशियल अमाउंट लिया 100। अब ये तो मैंने बता दिया था कि हम किस में ले सकते हैं, मोलैरिटी में भी ले सकते हैं, मोल्स में भी ले सकते हैं, और पार्शियल प्रेशर में भी ले सकते हैं, मोल्स ले सकते हैं, सबके लिए पार्शियल प्रेशर ले सकते हैं, गैसेस के लिए, और मोलैरिटी में ले सकते हैं हम एक्वा सोल्यूशन के लिए मेनली, ठीक है, या लिक्विड के लिए भी ले सकते हैं, ठीक, ये हो गया। अमाउंट मैंने लिया 100, टी हाफ कितना हो गया, टी हाफ सपोज मैंने बोला 20 मिनट है, फिर से 20 मिनट ही माना मैंने टी हाफ, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट 100 था, ठीक है, तो अब अगर इनिशियल अमाउंट मेरा यहाँ था 100, तो 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद क्या 50% कम हो गया होगा, वही इक्वल टाइम इंटरवल में क्या इक्वल परसेंट कंज्यूम होता है, तो टी हाफ है, टी हाफ मतलब 20 मिनट है, यानी कि हाफ मतलब 50% कंज्यूम होगा, यानी कि आधा हो गया, तो 50% कंज्यूम हो गया, कितना बचा 50 बचा अमाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल था। अब और करते हैं, अब मान लो मैंने बोला अगले 20 मिनट में, ठीक है, नेक्स्ट 20 मिनट है, ठीक है, और 20 मिनट बाद क्या हुआ होगा, और 20 मिनट बाद, ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल है 20-20 मिनट, तो इक्वल परसेंट, यहाँ 50% हुआ, तो यहाँ भी कितना होगा इसका 50% होगा, ठीक है। अब 50 का 50% कितना हुआ 25, 50 का 50% या 50 का आधा कितना हुआ 25 हुआ, यानी कि अब कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 कंज्यूम हुआ, मतलब बचा कितना 25, ठीक है। अच्छा, अब और 20 मिनट बाद, और 20 मिनट बाद क्या इसका भी 50% कंज्यूम होगा, क्योंकि ये तो इक्वल टाइम इंटरवल चल रहे हैं ना, 20-20 मिनट का टाइम इंटरवल है, 20 मिनट टी हाफ है, तो कितना परसेंट जाएगा 50-50% जाता रहेगा हर बार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, तो ठीक है, तो कितना बचेगा 12.5, 12.5, ठीक है। और 20 मिनट बाद कितना बचेगा 6.25, यानी कि आधा हो जाएगा फिर से, और 20 मिनट बाद 6.25 का आधा हो जाएगा, और 20 मिनट बाद उसका आधा हो जाएगा, आधा 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 होते जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है कि ये कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, हमेशा आधा आधा होता जाएगा, और आधा आधा तो क्या कितना भी जा सकता है, पॉइंट के आगे 0 0 0 0 लगते रहेंगे, लेकिन क्या ये कभी जीरो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो के करीब पहुंच जाएगा, 0 0 0 0 0 0 पर 10-20 पीढ़ियां जीरो लग जाएंगे, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। क्या यहाँ से ये बात प्रूव हो रही है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और आगे प्रूव कर लेंगे कि इससे ऊपर की जितनी भी ऑर्डर रिएक्शन है उनका सारा उनका कंप्लीशन टाइम कितना होता है इनफाइनाइट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो प्रूव हो गई कि इनफाइनाइट कंप्लीशन टाइम होता है, ठीक है, एक बात ये आ गई समझ में। अच्छा, अच्छा, तो अब ठीक है, अब ये था ए नॉट 100, यहाँ पे 20 मिनट बाद हो गया 50, 25 और 20 मिनट बाद हो गया 25, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक यहाँ तक, ठीक है, तो यानी कि ये इसके लिए बताओ कि कितना कंज्यूम हुआ, यहाँ पे कंज्यूम कितना हुआ 100 था, 25 बचा, तो कंज्यूम कितना हो गया 75, 75 कंज्यूम हो गया, 100 था 25 बचा, तो 75 क्या हो गया कंज्यूम हो गया, ठीक है। अल्फा कितना है इस समय, अल्फा कितना है, चाहे तो अल्फा परसेंट बताओ या अल्फा बताओ, अल्फा बताओ इस समय अल्फा, यहाँ से यहाँ तक अल्फा, यहाँ से यहाँ तक, आप पुरानी चीज़ें याद रखनी चाहिए ना, व्हाट वाज अल्फा, पढ़ा तो था यार,
भैया बताया तो था आपने, पता नहीं क्या बताया था अल्फा, कुछ कुछ तो बता रहे थे। ये ध्यान था कि ये इतना ही आएगा नहीं कहीं, ये बताया था। क्या अल्फा था? कंज्यूम्ड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट, यही था। तो कंज्यूम्ड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट कितना हो गया? 75/100। सॉल्व और उसे और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो अल्फा कितना हो गया? 3/4। परसेंट में पूछोगे तो कितना हो जाएगा? T75%। ठीक है, मतलब 75% अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और उस पर यानी कि टाइम कितना लग गया? टाइम तो तुम्हें बहुत लग गया बताने में, लेकिन ये वाला टाइम कितना हुआ? T75% या फिर T3/4। अल्फा क्या था, याद आ गया ना अब? कंज्यूम्ड अमाउंट। अल्फा एट एनी टाइम T इज इक्वल टू कंज्यूम्ड अमाउंट एट T अपॉन इनिशियल अमाउंट। ठीक है, डिग्री ऑफ क्या बोला था इसे? डिग्री ऑफ कंप्लीशन, या फिर इसे क्या है ये? T3/4। ठीक है, तो क्या पहले तो ये बताओ ये कितना आ रहा है? क्या ट्वाइस ऑफ टी हाफ आ रहा है ये? इस केस में आ ही रहा है, क्योंकि ये T75% जो कितना है वो 40 मिनट है। 20 + 20 40 मिनट, जो कि कितना है? ट्वाइस ऑफ टी हाफ है, क्योंकि टी हाफ कितना है? 20 मिनट है। ठीक है, इतना तो आ रहा है, ये तो यहाँ से ही बता रहे हो। लेकिन क्या T3/4 तुम अपने दिमाग से भी निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? अल्फा तुम्हें पता है कितना है? अल्फा पता लग गया तो अब 80 निकाल दोगे। अल्फा आ गया 3/4, तो 80 कितना आ जाएगा? 80 को डाल दोगे A0 1 माइनस अल्फा। A0 1 माइनस अल्फा यानी कि अल्फा को डाल दोगे 3/4, 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4। तो 80 कितना हो गया? A0/4। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेटेड रेट नाउ में पुट कर दो। तो KT यानी कि KT क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3/4 हो जाएगा। ln A0/80। तो ln कितना हो जाएगा? A0 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, 80 हो जाएगा, A0/4, तो ln 4 हो जाएगा। तो T3/4 कितना हो जाएगा? T3/4 हो जाएगा ln 4/k। ठीक है, ln 4/k। और ln 4 को क्या लिख सकते हो? बेसिक लॉग का अगर आइडिया है तो इसको लिख सकते हैं 2 ln 2। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और 2 फिर वो क्या हो जाएगा? 2 ln 2 हो जाएगा। ठीक है, और ln 2/k क्या था? ln 2/k था हमारा टी हाफ, ट्वाइस ऑफ टी हाफ आ गया। आ गया, आ गया, ऑब्वियसली आ ही गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक, तो अब मेरे को गड़बड़ में नहीं चाहिए। अब बताओ अल्फा कितना है? ठीक है, पहली बात तो 100 था, 12.5 बचा, तो कंज्यूम कितना हो गया? 87.5। तो अल्फा कितना है? जल्दी। ठीक है, तो इसका टाइम कितना लगा यहाँ पे? 3। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना, मतलब टी कौन सा अल्फा है ये? अल्फा की वैल्यू बताओ। परसेंट में तो समझ में आ रहा है, 87.5 कंज्यूम हुआ, मतलब 87.5% हो गया। तो अगर आप उसको बोलोगे अल्फा के टर्म में तो क्या लिख दोगे? 87.5/100। यानी कि सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। और आ तो रहा है 3t ऑफ, अब इसको निकाल तो लोगे ही, मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। 80 को क्या लिख दोगे? A0 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 7/8 डाल के इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा 3t ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पे हमने क्या क्या बात समझी? पहली बात तो हमने बात समझी कि ये इनफाइनाइट टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगी, इसका फाइनाइट कंप्लीशन टाइम नहीं होगा। फिर हमने दूसरी बात देखी कि सक्सेसिव टाइम इंटरवल में क्या इक्वल अमाउंट नहीं जाके इक्वल परसेंट जाते हैं, कंज्यूम होते हैं। ठीक है, फिर हमने देख लिया कि इसमें हमारी जो सक्सेसिव टी हाफ है उसकी वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, मतलब 50% है इसकी, जो यहाँ पे जो टी हाफ है, यानी कि उसको उल्टा से ही बोल रहा हूँ मैं, यानी कि इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि हर 50% कंज्यूम होने के लिए उतना ही टाइम लग रहा है। ये उल्टा तरीका हो गया बोलने के लिए। तो हर सक्सेसिव टी हाफ की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। आपने T75% भी निकाल लिया, T87.5% भी निकाल लिया। ये क्या देखो, 100 था, 100 का 50, 50 का 25, 12.5, इन सब के लिए सेम टाइम लगता जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे निकालोगे 6.25 के लिए तो कितना आ जाएगा? 4t हाफ आ जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, वो वैसे भी निकाल सकते हो, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर ध्यान है बात तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो। चलो,
इतनी बात समझ आ गई। अब मेरे को बताओ ये ए नॉट था तो 50 कितना हुआ, ए नॉट के टर्म में बताओ कितना हुआ, ए नॉट बाय 2 हो गया। 25 बताओ कितना हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए नॉट बाय 2 इस तरीके से, ए नॉट बाय 2, ठीक है, इस तरीके से। और 25 कितना हो गया ए नॉट के टर्म्स में, ए नॉट बाय 4 हो गया। लेकिन ए नॉट बाय 4 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए नॉट बाय 2 स्क्वायर, बताओ। लिख सकता हूँ, और इसको लिख दूँ ए नॉट बाय 2 की पावर 1, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और 12.5 को इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, पहली बात तो ए नॉट के टर्म्स में होगा कितना, क्या ए नॉट बाय 8 होगा, और ए नॉट बाय 8 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इस तरीके से आगे 6.25 हो जाएगा। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट बाय 16, और ए नॉट बाय 16 यानी कि 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो यानी कि हर बार क्या जो अमाउंट बचेगा वो 2 की पावर में समथिंग बचेगा। तो यानी कि एक हाफ लाइफ बाद अमाउंट कितना बचा, 20 मिनट का एक हाफ लाइफ है, तो एक हाफ लाइफ बाद अमाउंट कितना बचा, ए नॉट बाय 2। दो हाफ लाइफ बाय कितना बचा, ए नॉट बाय 2 की पावर 2, ठीक है। तीन हाफ लाइफ बाय कितना बचा अमाउंट, ए नॉट बाय 2 की पावर 3। चार बार कितना, चार हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट बचेगा, ए नॉट बाय 2 की पावर 4। तो एक्स हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट बचेगा, ए नॉट बाय 2 की पावर एक्स, ठीक है, समझ भी आ रहा है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल्सो आफ्टर एक्स हाफ लाइव्स, ठीक है, अब लिख नहीं रहा हूँ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जाहिर सी बात है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही बात हो रही है। ए टी इक्वल टू ए नॉट 2 की पावर एक्स, बोलो समझ आया ये, ठीक है। ए टी क्या होती है, बचा हुआ अमाउंट, कि कितना अमाउंट बचता है, ठीक है, कंज्यूम्ड अमाउंट नहीं होती है, ठीक है। और एक बात और फिर से लिख लेते हैं, पहले लिखी नहीं थी, अब लिख लेते हैं। ओरली बता चुका हूं मैं, प्रूव भी कर चुका हूं, क्या, ऑल रिएक्शंस हैविंग ऑर्डर greater than equal to 1 have infinite completion time, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रूव कर दिया, आगे भी कर देंगे, और अब आप खुद भी कर दोगे एक टाइम के बाद, ठीक है। यानी कि जो टी 100% है वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। टी 100% यानी कंप्लीशन टाइम, इसको टी 1 नहीं बोलते हैं, ये बात भी बताई थी, ठीक है। ये हो गया, ये चीज आप ध्यान रखना, ये क्यों ध्यान रखना, क्यों कई बार आपको लॉग से बचा देगा ये चीज, ठीक है। कई बार आपको ये वाली चीज अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको लॉग लॉग सॉल्व करने से ये चीज बचा देगा। कई बार लॉग की वैल्यू में हर चीज के लिए नहीं ध्यान होती, बेसिक लॉग हमें पता होता है, लेकिन लॉग से आपको ये चीज बचा देगी कई बार, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक। बोलो रिस्पॉन्स क्लियर कि नहीं, गॉट इट, देन डू वन क्वेश्चन। कहाँ गया क्वेश्चन अपना, ओ क्वेश्चन तो है ही नहीं, चलो कोई नहीं, नहीं है तो लिख देते हैं। तो इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बात बताइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन होगा ना। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, the concentration of reactant decreases from 0.8 molar to 0.4 molar in 15 minutes. Time taken for the concentration to change from
0.1 मोलर टू 0.025 मोलर इस, चलो कर दो। ठीक, बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें पता है के टी एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, अपने को ये बात पता ही है। ठीक है, तो कैसे, के इंटू टी कितना दिया है, 15 मिनट दिया है, एल एन ए नॉट कितना है 0.8 अपॉन ए टी कितना है 0.4। ठीक है, ये हमें एक चीज़ हो गई। अब हमें दूसरे में क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, तो दोबारा लगा देंगे। ठीक है, के टी इक्वल टू एल एन, इस बार ए नॉट कितना दिया है 0.1 अपॉन ए टी कितना है 0.025। ठीक है, अब क्या कर दोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे। अगर आपने दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे तो 15/t आ जाएगा, 1/2 करा, अगर ऊपर वाली इक्वेशन 1 नीचे वाली 2, 1/2 करके आ जाएगा तो 15/t, के से के कट जाएगा। इधर करोगे तो क्या, ये 0.8/0.4 क्या बन जाएगा ln2, तो हो जाएगा ln2 अपॉन में क्या आ जाएगा, बेसिकली ये ln4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4 हो जाएगा, तो ln4 को क्या लिख दूँ मैं 2ln2, इतना तो लिख ही सकता हूँ। 2ln2 अगर मैं लिख दूंगा इसको तो अपना काम तो आसान हो गया। अपना काम आसान कैसे हो गया, ln2 से ln2 कट जाएगा, टी कितना आ जाएगा 30 मिनट आ जाएगा। ठीक है, जो कि पहले ऑप्शन में। ठीक है, ये बात हो गई, सिंपल तरीका था। ठीक है, एक और तरीका, छोटा तरीका है। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही कर सकते हो। कैसे, ये पता लग रहा था कि 0.8 से 0.4 हो गया, मतलब आधा हो गया। आधा मतलब क्या, अगर कोई भी 50% हो गया ना, यानी कि आधा हो गया 50% हो गया, यानी कि 15 मिनट क्या हो गई, टी हाफ हो गई। तो यहाँ से पता लग गया क्या, कि टी हाफ कितनी है 15 मिनट है। और अगर टी हाफ पता लग गई 15 मिनट है, तो हमसे कितना पूछ रहा है कि 0.1 से 0.025 होने का समय, यानी कि 0.1 से 0.05 होने में कितने मिनट लगेंगे, पॉइंट, यानी कि 0.1 से बेसिकली क्या है 0.1 से 0.05 और 0.05 से 0.025, यानी कि यहाँ से यहाँ तक होने में समय कितना लगेगा 15 मिनट लगेगा, क्योंकि ये 50% है इसका, और इसका फर्दर 50% है, तो इसमें समय कितना लगेगा, इसमें ही 15 मिनट लगेगा, तो पूरे में ओवरऑल में समय कितना लग गया 30 मिनट लग गया। ठीक है, ऐसे नहीं आया तो इसको एक और यहाँ पे इसी में दूसरा तरीका लगा सकते हो कि 0.1 से 0.025 है। ठीक है, 0.1 से 0.025 है, तो कंज्यूम निकाल लो कि कंज्यूम कितना हुआ। ठीक है, इतना हो गया तो कंज्यूम कितना हुआ, कंज्यूम कितना हुआ, उससे परसेंट अल्फा निकाल लो, अल्फा निकाल लो तो आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली आप कहीं अल्फा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, टी 3/4 आ जाएगा। अल्फा 3/4 आ गया, यानी कि टी 75% भी कह सकते हो, तो टी 75% है वो कितना होता है 2 टी हाफ होता है, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो बेसिक तरीका तो अपने को आते ही है, ध्यान है तो वैसे कर दो, नहीं है तो वैसे कर दो। ठीक, इसको ये क्वेश्चन आया हुआ है IEEE में 2004 में, बहुत पुराना क्वेश्चन। AIEEE, पहले जेई मेन का नाम AIEEE था। ठीक है, हो गया, बताओ जल्दी। ठीक है, सेकंड से ही करा था, बहुत बढ़िया। ठीक है,
अभी करा है तो ध्यान है, अगर नहीं ध्यान होगा तो फर्स्ट बेसिक तो आपने को आती है। ठीक है, और जिसको एग्जाम में भी सेकंड ध्यान रहेगा उसकी रैंक बढ़िया आएगी। एक और कर दो। एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस एक्स, करो करो करो। यार ये T75 कैसे हुआ है कि इसमें क्या मतलब है? ठीक है, ये नहीं निकाल सकते कि 0.1 था ये, 0.1 से इतना हो गया तो कितना कंज्यूम हो गया, तो अल्फा निकाल के नहीं निकाल सकते कैसे हो गया है? बिल्कुल ही छपाई करनी है क्या एकदम ही? यहाँ पे नहीं बताया था इतना सारा, ये 100 था, 25 बचा तो कितना कंज्यूम हुआ? 75 कंज्यूम हुआ, तो ये कितना हो गया? T75 हो गया है। एक एक चीज़ थोड़ी बताऊंगा, बता तो दिया एक बार, ये कितनी बार बताऊंगा? निकाल लो कितना कंज्यूम हुआ, उससे निकाल लो अल्फा कितना है। इनकरेक्ट आंसर है पर एक्सपेक्टेड गलती है। ठीक है, चलो। क्या कह रहा है? सब्सटेंस एक्स है, डिकम्पोज कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रहा है, हाफ लाइफ दी है 100 मिनट, फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विच इज रिएक्टेड आफ्टर 300 मिनट विल बी। ठीक है, तो पहली बात तुमसे क्या कह रहा है? रिएक्टेड कह रहा है। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये समझना चाहिए कि रिएक्टेड क्या होता है। एक तो होता है रिमेनिंग, इनिशियल अमाउंट कितना था हमारा? ए नॉट। ठीक है, रिमेनिंग कितना होता है? 80। हमसे क्या बोलता है? रिएक्टेड, यानी कि कौन सा? कंज्यूम्ड अमाउंट। रिएक्टेड मतलब वही, एक तो इनिशियल होता है, एक रिमेनिंग होता है। अब कंज्यूम बोले चाहे रिएक्टेड बोले, जो कंज्यूम हुआ यानी कि वही रिएक्ट हुआ, यानी कि कितना होगा? ए नॉट माइनस 80 होगा। पहले तो हमसे पूछ रहा है ए नॉट माइनस 80। ठीक है, और उसका क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स विच इज रिएक्शन, लेकिन यानी कि क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेड पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है?
रिएक्टेड तो इतना हो गया, ठीक है। हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल विच इज रिएक्टेड, ठीक है। तो फ्रैक्शन निकालना तो अपने को आता है। फ्रैक्शन क्या होगा, ये तो रिएक्ट करा, और फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन निकालोगे तो यानी कि अपॉन क्या कर दोगे, अपॉन इनिशियल। तो इसमें बड़ी बात थोड़ी है, अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना पार्ट रिएक्ट करो, तो जो रिएक्टेड पार्ट है अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उसका उतना फ्रैक्शन आ गया। तो हमसे ये पूछा है, ये पूछा है तो निकाल लो। अब ये निकालना क्या बड़ी बात है, ये था ये दिक्कत, क्योंकि दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी आइडियली तो, ठीक है। अब क्या कि हमारा क्या कह रहा है, 300 मिनट बाद पूछ रहा है, 300 मिनट बाद पूछ रहा है, और हाफ लाइफ दी है 100, यानी कि 300 मिनट अगर हमसे कह रहा है 300 मिनट, इसका मतलब कितनी हाफ लाइफ हो गई, 3 हाफ लाइफ हो गई, 3 टी हाफ हो गया, ठीक है। 3 टी हाफ हमें पता है कि 80, मैंने बताया 80 आफ्टर एक्स हाफ लाइफ कितना होगा, 80/2 की पावर x, याद है वो फॉर्मूला, 80 इक्वल टू a0/2 की पावर x आफ्टर x हाफ लाइफ। तो 3 हाफ लाइफ हुई तो कितना बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा, यानी कि a0/8 बचेगा, ठीक है। तो 80 आ गया a0/8, तो ये फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते, ये निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, तो ये कितना आएगा, तो जो आपका फ्रैक्शन आपने है, ये फ्रैक्शन कितना हो गया, a0 - 80, यानी कि a0 और 80 कितना है, a0/8 अपॉन a0, तो कितना आ जाएगा, a0 तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 7/8, लिख लेते हैं, ठीक है, जाएगा 7/8, ठीक है। अब ये था तो 7/8 आ गया। अब यहाँ पे रिएक्टेड था तो आया 7/8। अगर हमसे पूछता रिमेनिंग, अगर मैं पूरा क्वेश्चन सेम रखता है, लिख देता रिमेनिंग, तो रिमेनिंग मतलब क्या, रिमेनिंग अमाउंट क्या होता, 80 होता, a0 - 80 ना होगी क्या होता, 80 होता। तो अगर मैं पूछता फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन विच इज रिमेनिंग, तो क्या होता, फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल विच इज रिमेन्ड विच रिमेन्स, यानी कि 80/a0 होता, तो 80/a0 होता, तो 80 तो यही रहता यहाँ पे, 80 अगर हमारे यहाँ पे आ जाता a0/8, तो 80/a0 कितना आ जाता है यहाँ से 1/8, तो हमारा तब आंसर फर्स्ट होता। तो रिमेनिंग पूछे तो 1/8 आंसर होता, रिएक्टेड पूछा तो 7/8 आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या है, तुम लोगों ने निकाल दिया पहला वाला, आप लोगों ने एक शब्द बदलने से आंसर पूरा बदल जाता है, और पहला ऑप्शन देखो उसने वही दिया है 1/8। फर्स्ट ऑप्शन तो कभी भी आया ना, एक बार रीचेक कर लिया, फर्स्ट ऑप्शन तो खतरनाक होता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये आया हुआ है, लेटेस्ट आया हुआ है, जेईई मेन 2018 में है, कुछ साल पहले का ही क्वेश्चन है, ये सब एग्जामिनर टेस्ट करता है अपने को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे, ठीक। आगे बढ़े, अब कर लेते हैं ग्राफ्स, जैसे जीरो ऑर्डर में ग्राफ करे ऐसे फर्स्ट ऑर्डर में कर लेते हैं। क्या करना है, कोई भी दो प्रॉपर्टी के बीच में ग्राफ पूछा हो तो उन दो प्रॉपर्टी में रिलेशन बता लो, रिलेशन को फिर वाई और एक्स के टर्म में डिराइव कर लो, और उसको आप फिर प्लॉट करो अपनी ग्राफ की नॉलेज से, और फिर ग्राफ को रीड कर लो, बहुत बढ़िया, इतना काम आपको आना चाहिए। तो करते हैं शुरू, लेके प्रभु का नाम, ठीक है। तो पहला बताओ मेरे को, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट वर्सेस ए ही हमने रिएक्टेंट माना है, ए की कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो क्या डिफरेंशियल रेट लॉ से लिख लेंगे, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ए की कंसंट्रेशन, और इसके ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ पढ़ रहे हैं तो 1 होगा, ठीक है। अब हमारा रेट पहले लिखा है तो किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो रेट किस एक्सिस पे होगा हमारा, वाई एक्सिस पे होगा, और जो ए है वो किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो क्या है, y इक्वल टू के एक्स टाइप का है, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए हमारा था ये
एक ही पार्ट जीरो थी तो वो 1 हो गया था, लेकिन यहाँ पे तो x कुछ है ना, तो y इक्वल टू के एक्स टाइप का, यानी कि y इक्वल टू के एक्स मतलब y इक्वल टू एम एक्स टाइप का। और y इक्वल टू एम एक्स की कैसे होता है, इंटरसेप्ट तो है नहीं, इंटरसेप्ट है नहीं मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इतना तो अपने को आ रहा होगा ना यार समझ में। ठीक, तो y एक्सिस पे क्या हो गया, रेट हो गया, इधर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, और किस टाइप का है ये ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब क्या होगा, इस ग्राफ को रीड कैसे करेंगे, रीड करेंगे राइट टू लेफ्ट, क्योंकि जब ग्राफ हमारा रीड होगा तो यानी कि रिएक्शन के टर्म में रीड होगा, रिएक्शन के टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो राइट टू लेफ्ट करेंगे, क्योंकि समय के साथ क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, तो राइट टू लेफ्ट ही रीड होगा। और शुरू कहाँ पे होगा, जहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, यानी कि जहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, यानी कि जो कि कितनी होगी, ए नॉट होगी। ठीक है, और समय के साथ कंसंट्रेशन घटेगी। ठीक है, कंसंट्रेशन जीरो कितने टाइम बाद होगी, जीरो कितने टाइम बाद होगी, इनफाइनाइट टाइम बाद होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनफाइनाइट कंप्लीशन टाइम है, तो इनफाइनाइट टाइम बाद होगी। तो देखो ध्यान से देखो, तो मैंने थोड़ा दूर से बनाया, जीरो तक नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम बाद इसकी कंसंट्रेशन जीरो होगी, कंसंट्रेशन जीरो होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, तो बेस्ट तुम्हारा है कि ये थोड़ा सा दूर हो, एकदम जीरो से ना मिलाओ। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन जीरो होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में मिला हुआ भी आ जाए, हमें ऑप्शन कोई चूज करना और उसमें मिला वाला दे रखा हो, ऐसा वाला ना दिया हो, तो हमें मिला वाला ही चूज करना पड़ेगा, जीरो तक मिला वाला ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो हम टाइपिंग एरर मान लेते हैं। ठीक है, छोड़ मत आना, एग्जामिनर की गलती है वो, थोड़ी बहुत भूल चूक माफ कर देना। ठीक है, लेकिन तुम्हें एकदम ठीक पता है कि थोड़ा सा दूर से होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ क्लियर हो गया, एक और ग्राफ बनाते हैं हम लोग, जो कि है एल एन ए। एल एन ए मतलब नेचुरल लॉग ऑफ ए मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब वही टाइम के साथ पूछ रहा है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन थोड़ी एटी की ही बात कर रहा है, एटी और टी की बात कर रहा है, तो आपका कैसा होगा, क्या डिफरेंशियल रेट लॉ से तो हमारा आएगा नहीं, तो फिर से इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख लेंगे, एल एन उसी में आता है। इतना तो देखो, थोड़ा बहुत सोच भी सकते हो ना आप, एल एन किस में आता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आता है, तो वही लिखो एल एन। ठीक है, एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू के टी, उसको क्या लिख सकते हैं, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इक्वल टू के टी। इसको रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा, एल एन ए टी इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। क्या है आया, अब ए टी क्या है, एल एन ए टी क्या है हमारा, वाई एक्सिस पे होगा, एल एन ए टी क्या है हमारा, वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा, और टाइम क्या है, एक्स है। ठीक है, तो क्या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का है, बोलो, यही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, यानी कि ये y है, ये y है, इसे कंपेयर कर दो ना, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे निकाल लो, आपका क्या, स्लोप कितना हो गया, स्लोप कितना हो गया माइनस के, ठीक है, और इंटरसेप्ट कितना हो गया, यानी कि जो कि सी है, स्लोप मतलब एम, एल एन ए नॉट हो गया है।
ठीक है। अब के क्या है, ऐसी बात पहले भी कर चुके हैं, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो। ठीक है। अब ऐसी एल एन ए नॉट की बात करें, ए नॉट क्या है, ए नॉट है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब ए नॉट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन एल एन ए नॉट की वैल्यू क्या हमेशा पॉजिटिव होगी अगर ए नॉट पॉजिटिव है, नहीं हमेशा पॉजिटिव नहीं होगी। तो इसमें तीन केस बनेंगे। ठीक है। ए नॉट तो हमें पता है ग्रेटर देन जीरो है ऑलवेज, बट एल एन ए नॉट, इसमें तीन केस कैसे बन सकते हैं मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इससे ही एग्जांपल लूंगा तीन, उससे ही क्लियर हो जाएगा कि हमेशा पॉजिटिव नहीं होगी। ठीक है। इसमें तीन केस क्या लूँ मैं, ए नॉट ग्रेटर देन 1 मोलर, ए नॉट इक्वल टू 1 मोलर, और ए नॉट लेस देन 1 मोलर। ठीक है। सबसे पहले एल एन ग्रेटर देन 1 मोलर, यानी कि एग्जांपल कुछ ले लूँ, सपोज एल एन क्या, ए नॉट को मैं ले लूँ 2, ए नॉट को ले लूँ 2, तो ए नॉट हो गया 2 मोलर, एल एन 2 कितना हो जाएगा 0.693, यानी कि बेसिकली पॉजिटिव, यानी कि ए नॉट अगर 1 मोलर से ज़्यादा है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर 1 मोलर ही है तो क्या हो जाएगा, एल एन 1 हो जाएगा, अगर 1 मोलर है तो एल एन 1 होगा, और एल एन 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ए नॉट 1 मोलर से कम है, यानी कि एग्जांपल ले लो कुछ फिर से, ए नॉट सपोज ले लो इस बार 0.1 मोलर, 0.1 मोलर लोगे तो क्या होगा आपका, एल एन 0.1 होगा, यानी कि ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या क्यों आएगा नेगेटिव, देख लो, एल एन 0.1 क्या हो जाएगा, एल एन 1/10 हो जाएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻1 लिख सकते हो। ऐसे ही अगर आपको एल एन से समझ नहीं आ रहा तो इसको 2.303 लॉग कर लो, लॉग ले लो, वो तो बात होगी, 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग बेस 10, 1/10, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब माइनस क्या है, नीचे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, -2.303, और यहाँ लॉग बेस 10, 10, यानी कि बेस 10 है और लॉग किसका निकालना है, 10 का निकालना है, तो लॉग बेस 10 में 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना। ठीक है। अगर बेस कॉमन है, बेस और ये सेम है, तो यानी कि इसमें वैल्यू क्या आती है, तब 1 आती है। ठीक है। तो आ तो नेगेटिव रही है ना, मैं तो वैल्यू से क्या करना, यानी कि अगर लेस देन 1 मोलर रही है तो क्या आई, नेगेटिव आई, तो यानी कि इंटरसेप्ट हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ए नॉट कितना है। ठीक है। तो ए नॉट तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन एल एन ए नॉट हमेशा पॉजिटिव नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मली इसका एक ही केस बताया जाता है, ग्रेटर देन 1 मोलर, लेकिन सही चीज तो है कि तीनों चीज पढ़े हम, एकदम ठीक बात है। ठीक, तो देखते हैं कैसे होगा। वाई एक्सिस पे क्या है, एल एन ए, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। y इक्वल टू, अब देखो स्लोप तो हमेशा क्या है, नेगेटिव है, तो स्लोप टू नेगेटिव है तो कुछ इस टाइप की आएगी। ठीक है, कुछ इस टाइप की आएगी, उधर तो नहीं जाएगी, इस तरफ तो नहीं जाएगी, देखो ये इस तरफ क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन इंटरसेप्ट तो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि ग्रेटर देन 1 मोलर है, पहले ग्रेटर देन 1 मोलर है, तो यानी कि ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो गया, पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कहाँ से शुरू हो जाएगा, ये यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक, ऐसा हो जाएगा कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप।
नेगेटिव स्लोप का ऐसे ही बनता है। अब दूसरा केस यानी कि ए नॉट क्या है, 1 मोलर है, 1 मोलर है तो क्या इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, इंटरसेप्ट 0 हो गया यानी कि y इक्वल टू mx प्लस टाइप का, और स्लोप क्या है नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या स्लोप तो क्योंकि सेम है, स्लोप सेम है मतलब एक्स एक्सिस एंगल सेम होगा, यानी कि ये क्या होगा आपस में पैरेलल टाइप होगा थोड़ा, जैसे कोशिश करो थोड़ा बहुत पैरेलल मैं कर दूं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब तीसरा केस क्या है, जब हमारा ए नॉट लेस देन 1 मोलर है, लेस देन 1 मोलर है मतलब एल एन ए नॉट क्या है नेगेटिव है, मतलब इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, मतलब यहाँ से शुरू हो गई, ठीक है। इंटरसेप्ट मतलब नेगेटिव मतलब 0 के नीचे ही शुरू होगा, और स्लोप तो वही है, वो जाएगा तो वैसे ही, ठीक। तो ये कब हो गया, जब ए नॉट क्या है ग्रेटर देन 1 मोलर है, दिख नहीं रहा है, ए नॉट ग्रेटर देन 1 मोलर, ये कब है जब ए नॉट 1 मोलर है, ये कब है जब ए नॉट लेस देन 1 मोलर है, ये बताओ आया कि नहीं आया है, क्योंकि इसमें एक ही केस मैक्सिमम जगह पढ़ाया जाता है, तो तीनों केस समझ में आए, जल्दी बताओ, ठीक है। मैक्सिमम जगह यही पहला वाला केस, गूगल पे भी पहला वाला केस ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और तुम्हें पहला केस तो ध्यान ही होना चाहिए, आज तक जितने भी क्वेश्चन है पहले केस वाले पे पूछे गए हैं, तो पहला केस तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि आप जनरली अगर इसको कुछ नहीं मानोगे तो क्या मानोगे, पॉजिटिव मानोगे, पॉजिटिव मान के करो, ठीक है। तो पॉजिटिव मान के करोगे तो पहला वाला होगा फिर, ठीक है। तो खास तौर पे नीट में पहला केस ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों केस पता हो तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ बना दो, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम में, ठीक है। ठीक है, अब रिलेशन कैसे बनाओगे सोचो, ठीक है। तो क्या हमने एंटी लॉग फॉर्म पढ़ी थी, एंटी लॉग फॉर्म पढ़ी थी, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। अब चलो तुम्हें मान लो ये नहीं क्लिक करा, ठीक है, इन ए टी इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, चलो ये तो तुम्हें मैंने अभी बता दिया कि ये कर लोगे, लेकिन सपोज तुमने कुछ और मान लिया, तुम्हें पता इतने तो पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाना है, तो तुमने सपोज ले लिया एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू के टी, अब ये ले लिया, अब तुम्हें पता है कि टी टाइम को रखना है एक्स एक्सिस पे, तो तुमने इसकी टी की जगह क्या लिख दिया एक्स लिख दिया, ठीक है। और ए को रखना है यानी कि यहाँ पे क्या लिख दिया वाई लिख दिया। अब क्या वाई और एक्स में कोई तुम रिलेशन डिराइव कर पा रहे हो, यहाँ से नहीं कर पा रहे, तो इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे ए नॉट अपॉन वाई करोगे, इसको क्या लिखोगे ई की पावर के एक्स लिखोगे, और फिर क्या करोगे, फिर आप इसको इधर लेके जाओगे रीअरेंज करोगे, तो वाई यहाँ से निकालोगे क्या आएगा ए नॉट ई की पावर माइनस के एक्स, तब भी तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे ही, जब यहाँ आपने लिख लिया तो अब यहाँ से कोई बता थोड़ी पा रहे हो कि क्या रिलेशन है इन दोनों में, किस तरीके का ग्राफ बनेगा, वहाँ से बता ही नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे तो आप फिर यहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस के साथ आप सीधा ही पहुँच जाओगे वहाँ तक बाय प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो ये क्या हो गया ए टी, क्या हो गया ए टी हो गया बाय ए टी हो गया t is on x axis and y at is on y axis, ठीक है। तो हमारा किस तरीके का ग्राफ हो गया कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस के एक्स, और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस के एक्स का ग्राफ कैसा होता है, यानी कि एक्सपोनेंशियली घटता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। अभी तो ग्राफ आपको आने चाहिए, दो ग्राफ पढ़ते हो, एक 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स का क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग आता है, एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, एक तो 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स वाला, और एक ई की पावर माइनस के एक्स वाला, एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आता है, एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग आता है, ये वाला एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आता है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस के एक्स, दो ही पढ़ने होते हैं। अच्छा
बनाना किस किस के बीच में, ठीक, इस तरीके से कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो सिंपल रिलेशन निकालना है आपको दोनों के बीच में, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए है इधर, और इधर क्या है, टाइम है, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या, एक्सपोनेंशियली घट रही है। अब जब आप ये ग्राफ पढ़ते हो तो आपका ये ग्राफ देखो कैसे बनता है, अगर आप मैथ्स में पढ़ोगे ये ग्राफ तो कुछ इस तरीके का बनता है, इस तरीके का, y इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है कुछ। अब ऐसे बनता है, लेकिन इधर क्या जा पाएगा नहीं, क्योंकि टाइम पे नेगेटिव है ना, तो ये वाली चीज़ तो पूरी कट हो जाएगी, ये पूरी कट हो जाएगी, आपका खाली कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। तो इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ क्वेश्चन में भी बहुत बार गिवन होता है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और ए की कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगी, और कब जीरो होगी, इनफाइनाइट टाइम बाद। तो यहाँ से इस ग्राफ से भी ऐसी होगा, जीरो नहीं करना आप इसे, इनफाइनाइट टाइम में जीरो होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, और टी इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन ए नॉट, बट टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो उधर नहीं गया, और ये इनफाइनाइट टाइम बाद जीरो होगी, ठीक। ये ग्राफ बन गया, बोलो आ गया, ठीक। तो ग्राफ यहीं ख़त्म करते हैं, अब ग्राफ आएंगे तो कर लेना। एक नोट डाल के एक बात लिख लो, जो कि एक फैक्ट भी है और इम्पॉर्टेंट है ही। तो क्या, ऑल रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, हमारे अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, बीटा माइनस डिके, बीटा पॉजिटिव डिके, वो सारे के सारे के कौन से फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स करते हैं। और वैसे तो रेडियो एक्टिविटी सिलेबस से हटा दिया गया है फ्रॉम जेई 23, बट फिजिक्स में तो है ही, नीट में भी है, जेई में भी है, फिजिक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिजिक्स में है तो है ही, तो रेडियो एक्टिविटी तो है ही सिलेबस में। और दूसरी बात कि एग्जामिनर का दिमाग जो होता है, जब सिलेबस बनाते टाइम अलग होता है, और जब एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बना रहा होता है तब अलग होता है। दे तो वो देगा ही क्वेश्चन, इसमें भी दे सकता है, उसमें भी दे सकता है, ठीक। तो ये हो गई। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हमने देख ली, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देख ली, एक और देख लें सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जो कि हम बेसिकली प्रिकॉशनरी लेवल पे ही देख रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे आते हैं, लेकिन हम प्रिकॉशनरी लेवल पे जल्दी जल्दी एक बार सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स देख लेते हैं। अब मैं रफ्तार तेज करूंगा, क्योंकि अब डेरिवेशन करना क्या अपने को आता है, तो डेरिवेशन हम करना सीख गए ना कैसे होता है, तो मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है। तो कैसे मानूंगा मैं, तो फॉर किसी भी रिएक्शन के लिए अगर मैं देखूँ, क्या ए ऐसी रिएक्शन मान रहे हैं, ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट एक है और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। और ऑर्डर इस रिएक्शन की कितनी है, ऑब्वियसली 2 ही है, ठीक है। और इसका क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिख लेंगे, ठीक है। तो रेट क्या आ जाएगा, रेट रेट कांस्टेंट, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, पार्शियल ऑर्डर और ओवरऑल ऑर्डर एक ही बात है जब एक ही रिएक्टेंट है। अब इसको क्या एक टर्म में लिख लोगे, एक टर्म में लिख लोगे, तो अब क्या लिख लोगे, रेट मतलब इंस्टेंटेनियस रेट होता है डिफरेंशियल रेट लॉ में, मतलब माइनस डी ए बाई डी टी लिख दोगे, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो माइनस डी ए बाई डी टी लिख लिया, इक्वल टू के ए स्क्वायर। अब ए वाली टर्म एक तरफ और डी टी वाली टर्म एक तरफ, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर -2 इंटू डी ए इक्वल टू के डी टी, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट कर दोगे, डेफिनेटिव इंटीग्रेशन है, मतलब लिमिट लगाओगे, ठीक है। लिमिट लगाओगे टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी तक, और टी इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितनी होगी, ए नॉट होगी, और टी इक्वल टू टी पे कितनी होगी, ए टी होगी, इसी तरीके से होगी। और 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें आता था एल एन एक्स, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर में करा, लेकिन अब एक्स की बार एन डी एक्स का आता है, क्या होता है, एक्स
n+1 अपॉन n+1, यही होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, साइड में लिख भी दूँ इसे, अगर नहीं आता तो, आता ही होगा वैसे सबको, फिर भी चलो लिख देता हूँ। x की पावर n dx, ठीक है, और प्लस सी भी आ जाएगा वैसे तो, लेकिन प्लस सी वाला तो हम करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि डेफिनेटिव इंटीग्रेशन है, यहाँ तो प्लस सी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान रखनी होती है कि n 1 नहीं हो सकता, ठीक है, n कांट बी इक्वल टू 1, क्योंकि n, सॉरी -1, 1 नहीं, -1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि n -1 हो गया तो वही हो गया ना 1/x dx वाला, और 1/x dx वाले का तो हमें पता है ln x होता है, तो n यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए, ये बात हमें पता है। फिजिक्स में हम ये सब बातें पढ़ते हैं, बेसिक मैथ जो पढ़ते हैं वो इसीलिए ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यही तो होगा। यानी कि क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, इधर क्या होगा, -2 + 1 यानी कि -1, अपॉन में क्या होगा, -2 + 1 यानी कि -1, और वो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि सिंपली क्या आ जाएगा, 1/a, 1/a, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या, अपर लिमिट 80 और लोअर लिमिट a0, ठीक है। सॉल्व करना है बस, इसे कुछ नहीं है। और k dt का इंटीग्रेशन t, और अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0, ठीक है। वैसे अब इसे सॉल्व करना है तो कितना आ गया है, 1/, जब इसे सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 1/80 -1/a0 इक्वल टू k t-0 मतलब t, तो ये हो गया। तो ये आ गया हमारा, ठीक है, 1/80 माइनस 1/a0 इक्वल टू kt, ये आ गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। भूल भी जाओ तो डिराइव कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो, ठीक है। अब मैं टी अल्फा बोलूँ, टी अल्फा कोई भी निकालने को बोलूँ, तो ए टी इक्वल टू a01 माइनस अल्फा डाल के उसको इस इंटीग्रेटेड लॉ में पुट कर सकते हो, कर सकते हो, तो कर सकते हो। तो मेरे को टी हाफ निकाल के बता सकते हो, टी हाफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ टी हाफ निकालो, तो ए टी को क्या डाल दोगे, ए टी को क्या, मैं ए टी को पुट कर दूंगा a01 माइनस अल्फा, और अल्फा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ए टी कितना हो जाएगा, a0/2 हो जाएगा। और ए टी अगर a0/2 हो गया तो आपका ये, इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, के टी, यानी कि के टी हाफ हो जाएगा, टी के टी हाफ इक्वल टू 1/80, जो कि कितना है, a0/2 है, माइनस 1/a0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से टी हाफ कितना आ जाएगा, 1/a0 के, कोई याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो सिंपल। आप जो मैंने बेसिक टी अल्फा निकालने के लिए बताया, उससे आप कोई भी टी अल्फा निकाल सकते हो, ठीक। तो हो गया सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, प्रिकॉशनरी बताया। जेई वाले बच्चे ध्यान रखो, नीट वाले बच्चे डिराइव करना याद रखो, ठीक है। अब इतने सारे बता दिए, अब तो अब बाकी तो हमारे जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कितनी भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, तो हम सबको थोड़ी डिराइव करते रहेंगे, सबको डिराइव नहीं करते रहेंगे। तो हम एक डिराइव कर लेते हैं, nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए किस्सा खत्म करते हैं, n मान के एक nth ऑर्डर के लिए जनरल फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ठीक। अब nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कैसे होगा, वही देखो सेम चीज़ करेंगे, सेम चीज़ क्या,
फॉर ए से बी, ए से हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ए ऐसा रिएक्टेंट है जिसका सिंगल रिएक्टेंट वाली रिएक्शन है और जिसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इस रिएक्टेंट का कितना है, 1 है, और इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑब्वियसली इस रिएक्शन का कितना है, n है। ठीक है, अब इसका रेट लॉ लिख लो। कौन सा रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ, ऐसे ही तो कर रहे हैं। रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए की पावर कितना हो जाएगा, n, पार्शियल ऑर्डर ऑर्डर ए की बात, रेट मतलब इंस्टेंटेनियस रेट, तो इसको क्या लिख दोगे, माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो माइनस डी ए बाई डी टी लिख लिया। ठीक है, इक्वल टू के ए की पावर n। क्या आप इसको रीअरेंज कर लो, रीअरेंज कर लो तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस ए की पावर माइनस एन डी ए इक्वल टू के डी टी। इसको आप लिमिट लगाओ, इंटीग्रेट करो। ठीक है, डी टी और इसकी लिमिट लगाओ, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी तक। टी इक्वल टू 0 पे कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट, टी इक्वल टू टी पे ए टी हो गई। ठीक है, अब ए की पावर -1 डी है, यानी कि कुछ वैसे वैसे इंटीग्रेशन है एक्स डी एक्स वाला, एक्स की पावर एन डी एक्स वाला, जो कि कितना हो रहा था, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करोगे तो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा ठीक। ठीक है, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और ये कैसे हो जाएगा आपका, ए की कंसंट्रेशन -n+1। ठीक है, -n+1 यानी कि सिंपली 1 - n लिखने से, और अपॉन में b -n+1 यानी कि 1 - n। ठीक है, और इसकी लिमिट कितनी होगी, अपर लिमिट है 80 और लोअर लिमिट है ए नॉट। ठीक है, तो अपर लिमिट है 80 और लोअर लिमिट है ए नॉट। ठीक है, इक्वल टू के डी टी का इंटीग्रेशन टी टी, और अपर लिमिट हो गई इसकी टी और लोअर लिमिट हो गई 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या है, ये -n+1 है, इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करा दे तो ये क्या बचेगा, 1/n-1 हो जाएगा। इसको मैं बाहर निकाल लूँ तो अलग से, माइनस की मल्टीप्लाई करा के तो क्या बन गया, 1/n-1 बन गया। ठीक, अब हमारे पास ये बचा। ठीक है, a की पावर 1 - n। ठीक है, a की पावर 1 - n बचा, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1/, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ 1/, में लिखूंगा यानी कि क्या हो जाएगा, पावर एक्सचेंज, पावर बदल जाएगी, पावर हो जाएगी क्या, पावर हो जाएगी 1 - n थी तो अब हो जाएगी n-1। इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया ना, लिमिट तो अभी भी वही रहेंगी, ए टी और ए नॉट। ठीक है, इक्वल टू के टी -0 हो जाएगा तो के टी हो जाएगा। ठीक है, तब इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो, जो किस तरीके से लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 1/, अपर लिमिट 80, तो रुको, 1/, अपर लिमिट हो गई 80, और इसकी पावर में क्या, n-1 माइनस, ठीक है, -1/, ए नॉट, इसकी पावर में भी n-1 इक्वल टू n-1 इंटू के टी। ये हो गई, ये आ गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये सब लोग ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये सबके लिए वैलिड है, बस एक ऑर्डर को छोड़ के, और वो एक ऑर्डर कौन सी है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और वो कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इट इज़ नॉट वैलिड फॉर n इक्वल टू 1। क्यों वैलिड नहीं है, बिकॉज जिस इंटीग्रेशन रूल यूज करते हुए हमने इसे डिराइव करा है वही n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है, यानी कि हमने किसके करा है, 1/x dx करके करा है ना, जो मैंने लिखा था 1/x की पावर n dx वाला है, और यहाँ पे n-1 नहीं हो सकता। और याद है फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन कैसे हुआ था, 1/x dx, 1/x dx वाला था, 1/x dx वाला था, तो यानी कि वो ln x हो जाता था। ये तो कौन सा है, ये x dx वाला है, x की पावर n dx वाला,
एक्स की पावर एन डी एक्स वाला करके हमने इसे डिराइव करा है, देखो इस तरीके वाला है एक्स की पावर एन डी एक्स वाला। तो इस वजह से यहाँ पे क्या एन, क्योंकि -1 नहीं हो सकता, यहाँ पे n -1 नहीं हो सकता, और n -1 हो गया तो किसकी तरह हो गया, फर्स्ट ऑर्डर की तरह हो गया, फर्स्ट ऑर्डर की तरह हो गया, तो उसका कैसे होगा 1/x dx वाला, यानी कि ln वाला होगा। तो इस वजह से जिस इंटीग्रेशन रूल का यूज करते हुए हमने इस वाले को डिराइव करा है, उससे वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड ही नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्योंकि एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी वाला वैलिड नहीं होता, उसके लिए चलता है 1/x dx इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी वाला। ठीक, तो ये जनरल है, आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर के लिए भी वैलिड है, सेकंड ऑर्डर के लिए वैलिड है। जीरो ऑर्डर का निकाल के देख लो क्या आ जाएगा, जीरो, इसमें n इक्वल टू जीरो डाल दो सब में। ठीक है, n इक्वल टू जीरो डाल दोगे, क्या आ रहा है जीरो ऑर्डर वाला, देखो n को जीरो डालोगे 0 -1 हो जाएगा, यानी कि ए टी की पावर -1 हो जाएगा, ए नॉट की पावर -1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए टी माइनस ए नॉट हो जाएगा, ए टी माइनस ए नॉट हो जाएगा, यानी कि ए टी माइनस ए नॉट कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो डाल दोगे तो माइनस के टी हो जाएगा, तो ए टी माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी आ रहा है, तो क्या ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी हो जाएगा, आ रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे टू डाल दो इनको, सेकंड ऑर्डर का भी आ जाएगा, टू डाल दोगे तो क्या सिंपली आ जाएगा 1/80 माइनस 1/80 नॉट इक्वल टू के टी, और अभी निकाला था हमने सेकंड ऑर्डर का 1/80 इक्वल टू 1/80 माइनस 1/a नॉट इक्वल टू के टी। सेकंड ऑर्डर के लिए भी आ गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं आएगा, बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पता है ln इन नॉट अपॉन 80 इक्वल टू के टी। ठीक, इससे भी आप क्या निकाल सकते हो, टी आप निकाल सकते हो, निकालते हैं मिल के निकाल देते हैं। तो अगर मैं बोलूँ फॉर टी हाफ, में टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ कैसे निकालेंगे, क्या अब तो बहुत बार बता दिया, तो सीधा ए टी को ए नॉट बाई टू रख दूँ। ठीक है, ए नॉट बाई टू रख दूँ, किस में, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमारा क्या है, n-1 के टी हाफ। ठीक है, 1 अपॉन क्या ए टी, यानी कि ए टी क्या इस समय ए नॉट बाई टू। ठीक है, की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट, इसकी पावर क्या n-1। ठीक है, अब यहाँ से आप टी हाफ निकालोगे तो क्या आएगा, ये तो नीचे आ जाएगा 1/n-1 इंटू के। ठीक, अब क्या करोगे, ये ए नॉट टू, ये जो है यहाँ का टू की पावर n-1, टू की पावर n-1 ऊपर चले जाएगा, तो ए नॉट की पावर n-1 एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व करना है, इसे कुछ इसमें बड़ी बात थोड़ी है। ए नॉट की पावर n-1 एलसीएम हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, टू की पावर n-1 माइनस 1, बिल्कुल टू की पावर n-1 माइनस 1, तो ये बचा, ये आ गया हमारा टी हाफ, जो कि हमें बिल्कुल भी याद करने की कहीं से कहीं तक कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है कि टी हाफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, ए नॉट की पावर n-1 के। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे याद कर सकते हो, या तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, या फिर आप इसको सिंपली कैसे याद कर सकते हो, टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं तो 1 माइनस एन हो जाएगा सिंपली, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, अगर एन को ज़ीरो डाल दो तो क्या आ रहा है, क्या टी हाफ आ रहा है एन के ज़ीरो, आपको पता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा टी हाफ कितना आता था, अगर याद नहीं तो मैं बता देता हूँ, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, बेसिकली याद नहीं करना है वो, लेकिन इसके लिए टी हाफ आता था ए नॉट बाई टू के, क्योंकि मैं भी समझा रहा हूँ तो बता रहा हूँ। ठीक है, ए नॉट बाई टू के, और यहाँ से यानी कि आप क्या निकाल रहे हो, टी हाफ एन को ज़ीरो डाल दिया, यानी कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट है, देखो आता भी है। ठीक है, एन को यहाँ पे 1 भी डाल सकते हो, भले ही ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन एन को 1 डाल के भी तब भी ठीक आता है,
ठीक है। तो ये वाला तो आपके लिए सब, ये वाली तो आपके लिए सबके लिए वैलिड है। वो संयोगवश कहा जाता है कि n को 1 डाल दो तो क्या आ रहा है 1 माइनस 1 0, यानी कि a नॉट की पावर 0, यानी कि a नॉट कुछ भी हो तब भी आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। मतलब डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि a नॉट क्या आ रहा है a नॉट की पावर 0 आ रहा है ना, a नॉट की पावर 0 यानी कि a नॉट की वैल्यू कुछ भी हो इधर तो 1 ही आएगा, इसको इक्वेट करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 आएगा। तो यानी कि इंडिपेंडेंट है, टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है, जो कि आती भी है हमारी, कितनी आती है ln 2 बाई के आती है टी हाफ। और मैंने तो बताया था टी हाफ तो है एनी टी अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो n इक्वल टू 1 के लिए भी हो गया, n इक्वल टू 2 के लिए डालोगे तो टी अल्फा टी हाफ कितना आएगा, टी हाफ आता था हमारा कितना याद करो 1 अपॉन ए नॉट क्या आ रहा था, अभी निकाला था हमने, ठीक है 1 अपॉन ए नॉट क्या आ रहा था, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे n को 2 डाल दोगे तब भी 1 माइनस 2, यानी कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर माइनस 1, यानी कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, जो कि आता भी है। तो ये सब ऑर्डर के लिए आपके लिए इससे आपका रिलेशन आ जाएगा कि टी हाफ कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ कैसे वेरी करता है। कंसंट्रेशन क्या बेसिकली अमाउंट के साथ, अब अमाउंट आपका पार्शियल प्रेशर मोल्स चाहे कंसंट्रेशन में हो कैसी, ठीक। और ये तो एक आम बात हो गई, हम तो क्या कह सकते हैं, हम तो ये कह सकते हैं कि हम कोई भी टी अल्फा निकाल रहे हो भले, ठीक है फॉर एनी टी अल्फा, हम तो ये बात कह सकते हैं कि फॉर एनी टी अल्फा, तो टी अल्फा कोई भी हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे ए टी को ए नॉट 1 माइनस अल्फा पुट कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम इसमें पुट कर दें n माइनस 1 जो भी nth ऑर्डर की थी, तो क्या के टी अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन एटी, एटी को क्या लिख दोगे आप ए नॉट 1 माइनस अल्फा होल पार n माइनस 1, यानी कि ए 8 नॉट की पार n माइनस 1 इंटू 1 माइनस अल्फा इसकी पार भी n माइनस 1, ठीक है माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पार n माइनस 1, ठीक है। तो वो ठीक है, तो इसको जब आप करोगे तो क्या आएगा टी अल्फा, यहाँ से क्या लिख सकते हो आप टी अल्फा लिख सकते हो 1 अपॉन n माइनस 1 नीचे आ गया, के टी के भी नीचे आ गया, और ए नॉट की पावर n माइनस 1 कॉमन आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, अब लिख सकते हो 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1 और माइनस में 1, ये आ गया। आपको बेसिकली कुछ ध्यान नहीं रखना, यानी कि मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी टी अल्फा निकालो तो वो ए नॉट की पावर n माइनस 1 के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, यानी कि एनी टी अल्फा, ठीक है। मतलब जो हमने ऊपर वाला टी हाफ के लिए डिराइव करा वो किसी भी टी अल्फा के लिए वैलिड है फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यानी कि एनी टी अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, ये किसी भी टी अल्फा के लिए और किसी भी ऑर्डर के लिए वैलिड है, ठीक है। हाफ ऑर्डर के लिए तो हमें ध्यान ही रहता है, लेकिन ध्यान ही रख रहे हो तो अच्छा ही ध्यान रख लो, पूरा ही ध्यान रख लो। जब बोले टी 3/4 तो उसके लिए भी है किसी के लिए भी है, ठीक। बताओ इतना आया कि नहीं आया समझ में, आ गया, ठीक है। तो एक फ्यूचर ईयर में क्वेश्चन आ सकता है एक ग्राफ, ठीक है। हम जैसे कि मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसको कवर करते हैं, लेकिन एक फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी कुछ हमें कवर करने हैं, तो एक फ्यूचर ईयर क्वेश्चन टाइप कवर करते हैं क्योंकि हमारा रिलेशन आया, ठीक है। ये रिलेशन ध्यान है तो कुछ चीज़ें आसान हो सकती हैं। ये वैसे देखो पूछा तो नहीं गया, प्रायोरिटी में तो नहीं है आपकी, याद रखना। नीट वालों की बात कर रहा हूँ, जेई वालों को तो याद रखना है, एडवांस वालों को तो सभी याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर ये नीट वालों को ये वाला याद भी रहे तो कोई इसमें ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत है। कभी सेकंड ऑर्डर आ गई तो आप इससे निकाल सकते हो, ज़ीरो ऑर्डर भूल गए कभी तो भी इससे निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर भूल गए तो आपका वैसी सिलेक्शन नहीं होना, छोड़ो फिर तो क्या याद करो।
ठीक है, 1/a0 इसकी पावर n-1। ठीक, ये होता है। अब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं इसके बीच में 1/at की पावर n-1 को सपोज मैं y एक्सिस पे रखूं और टाइम को मैं रखूं x एक्सिस पे, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे, आप इसको y लिख दो, इस पूरे को क्या लिख दोगे, y लिख दोगे, इसको x लिख दोगे, तो यहाँ से y निकालो, क्या आएगा, y इक्वल टू, उसी टाइप में आप डिराइव करोगे, y इक्वल टू समथिंग में आप करोगे, तो y को एक तरफ रख दो और इस चीज़ को दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू n-1 इंटू के और क्या x प्लस में 1/a0 इसकी पावर n-1। ठीक है, ये हो गया, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप वाली है, स्ट्रेट लाइन है, इतना तो समझ में आ गया। स्लोप देख लो क्या है, स्लोप यानी कि m क्या है, n-1 इंटू के। ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट तो है हमारा 1/a0 की पावर n-1। ठीक है, ये हो गया। अब ए क्या है, ए नॉट क्या है, इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव टू पावर एनीथिंग भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव टू पावर एनीथिंग भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो और 1/, पॉजिटिव, हमें तो ये निकालना है ना, इंटरसेप्ट ए नॉट की पावर n-1 थोड़ी है, तो ए नॉट पॉजिटिव था क्योंकि कंसेंट्रेशन था, और पॉजिटिव की पावर कुछ भी हो तो पॉजिटिव ही होगा, और 1/ समथिंग पॉजिटिव भी क्या होगा, 1/ पॉजिटिव है तो भी तो पॉजिटिव ही होगा। तो कुल मिला के हमारा ये पूरा इंटरसेप्ट क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो इंटरसेप्ट तो क्लियर हो गया, ग्रेटर देन जीरो है हमारा। ठीक है, अब n-1 के की बात करें, ठीक है, तो अब ये तो कुछ भी हो सकता है, अगर n 0 है तो स्लोप नेगेटिव है, अगर n 1 है तो एप्लीकेबल ही नहीं है, n इक्वल टू 1 के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं था, याद करो। ठीक है, और अगर n ग्रेटर देन 1 है तो स्लोप पॉजिटिव है, तो 3 केस बन गए। लिखूं क्या ना लिखूं, ठीक है, दिखता नहीं हो बेसिकली, इसमें लिखना क्या है, इतना लिखना है नहीं, सिंपली समझ आ रहा है, अगर ग्राफ बनाते हैं सीधा, ग्राफ से ही क्लियर होगा। कहाँ बना है, यहाँ बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया, ग्राफ हम किस किस के बीच में बना रहे हैं वो ध्यान रखो। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, वाई एक्सिस पे क्या है, 1/ कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, या तो 80 लिखो या सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ ए भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, सिंपली एक ही बात है भाई, अब तक भी ऐसे ही कर रहे थे -1। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि हमारा क्या n ग्रेटर देन 1 है, n ग्रेटर देन 1 है मतलब ये पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट तो हमेशा पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट अगर हमेशा पॉजिटिव है तो आपका क्या इस तरीके से होगा, इस टाइप से होगा, अरे सॉरी, इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया, इस तरीके से हो गया, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव ही था और स्लोप भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये कब, इफ n ग्रेटर देन 1, इफ n ग्रेटर देन 1, और क्या हो सकता है, अगर इफ n लेस देन 1 हो गया, अगर n लेस देन 1 हो गया तो स्लोप नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया तो इंटरसेप्ट तो लेकिन तब भी पॉजिटिव है, तो स्लोप नेगेटिव तो मतलब इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इफ n लेस देन 1
इफ n लेस देन 1 हो गया तो हमारा स्लोप तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरसेप्ट अभी पॉजिटिव, तो इस तरीके का आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन एट अ टाइम तो एक ही होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या तो मतलब एक कोई फिक्स होगी ना, फिक्स ऑर्डर होगी ना एक टाइम पे, तो एक टाइम पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी थोड़ी होती रहेगी, कभी 1 है कभी 2, ऐसे थोड़ी, एक टाइम पे तो एक ही होगी, एट अ टाइम तो एक ही ग्राफ बनेगा। 1 से ज़्यादा है तो ये वाला बनेगा, 1 से कम है तो ये वाला बनेगा, 1 है तो एप्लीकेबल ही नहीं है। बोलो। ठीक, तो अब होमवर्क तो क्या आप लोग कर सकते हो, एक्सरसाइज 1 में कहाँ तक दिया था शायद, चलो जहाँ तक भी दिया था आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक, शायद 15 तक दिया था, जो जहाँ तक दिया था। और एक्सरसाइज 2 में कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।